Hello student, this is fourth video of class 8th history chapter 2nd. War with Marathas. From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, Marathas' dream ruling from Delhi was shattered. 18th सेंचुरी के लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश करी मराठा की जो पावर थी उसको रोकने की कोशिश करी और लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया उस पावर को, क्योंकि मराठा जो थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो कि 1761 में हुई थी उसमें हार चुके थे। थर्ड बैटल जो मराठा की हुई थी पानीपत में वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली से और उसमें मराठा हार चुके थे। तीसरी लड़ाई थी वो, और इस पानीपत की और इस हार की वजह से क्या हुआ कि मराठाओं का जो ड्रीम था, सपना था कि दिल्ली से शासन करना, वो क्या हो गया, बिखर गया। दे वर डिवाइडेड इन टू मैनी स्टेट अंडर डिफरेंट चीफ सरदार बिलोंगिंग्स टू द डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। उस समय जो मराठा थे वो अलग अलग स्टेट में डिवाइड हो रखे थे और उन स्टेट के जो चीफ थे वो सरदार कहलाते थे। और डायनेस्टीज कौन कौन सी थी? सिंधिया थी, होलकर थी, गायकवाड़ थी और भोसले डायनेस्टी थी। दिस चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन ए कॉन्फेडरेंसी under a Peshwa principal minister who came it effective military and administrative had base in Pune. अब उस समय ये जो सरदार थे, चीफ थे, ये किसके अंडर, ये एक साथ थे, अलायंस थे, किसके अंडर थे? पेशवा के। पेशवा को क्या कहा जाता था? प्रिंसिपल मिनिस्टर कहा जाता था। और वो जो पेशवा था मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था, और वो कहाँ पर रहते थे? पेशवा पुणे में थे, और उनके अंडर ही ये सारे सरदार की डायनेस्टी आती थी। महाजी सिंधिया and Nana Fandis were the two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th centuries. उस समय के अगर हम मराठा सोल्जर्स की बात करें तो नाना फैंडिस और महाजी सिंधिया जो थे वो फेमस सोल्जर थे उस समय के, जो क्या बहुत ही बहादुर थे और आज भी उनका नाम फेमस है। द मराठा वर subdued in a series of war. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Selby, there was no clear victory. अब जो मराठा थे उन्होंने एक के बाद एक लड़ाई लड़ी। किससे लड़ी? ब्रिटिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई जो लड़ी गई वो ख़त्म हुई थी 1782 में, और वो लड़ाई में किसी की भी विक्ट्री नहीं हुई थी। ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्लियर रूप से जीती थी और ना ही मराठास जीते थे। और वहाँ पर ट्रीटी ऑफ सेलबाई हुई थी, मतलब संधि हुई थी सेलबाई की। और आपको बता दूँ उस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस संधि में ये कहा था या ये कह के हस्ताक्षर किए थे कि वो 20 साल तक कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे मराठाओं से। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805 was fought on different front, resulting in British gaining Orissa and the territory north of the Yamuna river, including Agra and Delhi. अब पहली वॉर के बाद तो क्या था, क्लियर विक्ट्री नहीं हो पाई थी, एक संधि हो गई थी, ट्रीटी हो गई थी सेलबाई की। सेकेंड जो लड़ाई थी, बैटल थी, वो वॉर थी एंग्लो मराठा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की और मराठास की। वो 803 से शुरू हुई थी, 5 में ख़त्म हुई। और ये इस जो लड़ाई का, जो वॉर का, अंग्रेज़ों को ये फ़ायदा हुआ ब्रिटिश को कि उड़ीसा और यमुना के पास का जिसमें आगरा और दिल्ली था वो उनकी टेरिटरी में चला गया, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 19 क्रश मराठा पावर,
और आखिरी लड़ाई जो एंग्लो मराठा की थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा की हुई, वो 1817 में शुरू हुई, ख़त्म हुई 1819 में, और उसने मराठा की जो पावर थी उसको कुचल डाला। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। और जो कि पेशवा थे, जो कि कहाँ रहते थे, पुणे में रहते थे, उनको उनकी गद्दी से रिमूव कर दिया और उनको बिठूर भेज दिया, जो कहाँ पर था, कानपुर में था। अब वो क्या रह गए, जो कि पूरा शासक था, अब वो अंग्रेजों की पेंशन पे डिपेंड हो गया, अंग्रेज उसको पेंशन देने लगे। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास, और जो साउथ में विंध्यास थी, उस टेरिटरी में, उस क्षेत्र में पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया। In the late 1830, the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. अब 1830 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो उसको किसकी चिंता होने लगी, रशिया से चिंता होने लगी। उनको लगा कि रशिया जो है वो एशिया की तरफ, एशिया से को क्रॉस करेगा, अपना व्यापार एशिया तक बढ़ाएगा और भारत के नॉर्थ वेस्ट में एंटर हो जाएगा। ड्राइवन बाय दिस फेयर, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट, और इसीलिए उनको डर था, इसीलिए उन्होंने अपना नॉर्थ वेस्ट में कंट्रोल करने की कोशिश करी, जिससे वहाँ से रशिया वहाँ एंटर ना हो सके इंडिया में। दे फॉट ए प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842, और उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान से 1838 से 1842 तक, एंड एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल दियर। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, और वहाँ पर क्या किया, इनडायरेक्टली अपना शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया। जो सिंध था उसको उन्होंने कब ले लिया अपने अंडर, 1843 में। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। वो पंजाब को भी, अब क्या था, अफगानिस्तान के बाद, सिंध के बाद वो पंजाब में एंटर हो रहे थे, वो पंजाब में अपना शासन चाहते थे, लेकिन उस समय वहाँ के जो राजा थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने कंपनी को वापस भेज दिया, मतलब वहाँ एंटर नहीं करने दिया पंजाब में। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, टू prolonged war were fought with the Sikh kingdom. Ultimately in 1849 Punjab was annexed. अब क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई 1839 में, और उसके बाद दो लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी सिख किंगडम ने अंग्रेजों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और 1849 में भी पंजाब जो है उन ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। The company army colonial rule in India brought in some new idea of administration and reform, but its power rested on its military strength. कॉलोनियल रूल की वजह से क्या हुआ, इंडिया में बहुत सारे नए आइडिया आए, एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म हुए, मतलब कुछ सुधार आए, लेकिन उनकी जो मेन एम थी या मेन वो थी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना, अपनी आर्मी की मिलिट्री की ताकत को बढ़ाना, यही ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन एम था। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी एंड इन्फेंट्री सोल्जर्स। अब जो उसकी मुगल की आर्मी थी उसमें क्या होते थे, या तो घुड़सवार होते थे जिनको सवार कहते थे, घोड़े पे बैक पे बैठे हुए सोल्जर होते थे, या पैदल चलते हुए सोल्जर थे मुगल आर्मी में। दे वे गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरीज एंड द यूज़ ऑफ सोर्ड, और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी तीरंदाज की और तलवार चलाने की। द कैवलरी dominated the army and Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. अब जनरली क्या था, जो कैवलरी थी, मतलब जो घुड़सवार आर्मी थी, वो डोमिनेट कर रही थी किसको, जो इन्फेंट्री थी, पैदल सोल्जर की। तो मुग़ल को भी लगता था कि पैदल सोल्जर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ट्रेन जो इन्फेंट्री है, मतलब पैदल चलते हुए सोल्जर है, उनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है।
The rural area had large number of armed peasants and the local zamindar often supplied the Mughal with पैदल soldier. अब जो गांव में किसान थे, किसान, पीजेंट किसको कहते हैं, किसान, उनके पास बहुत ज़्यादा क्या थे, आर्म पीजेंट थे, मतलब जो और हथियार चला सकते हैं ऐसे पीजेंट होते थे, किसान होते थे। तो लोकल जमींदार जब भी ज़रूरत होती थी मुगल्स को, ये सोल्जर उनको एज ए सोल्जर, वो भी इन्फेंट्री मतलब पैदल सोल्जर के लिए उनको भेज देते थे। अ चेंज ऑकर इन 18th century when Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as a professional soldier. अब ये थोड़ा सा चेंज कब आया, 18th सेंचुरी में आया, जब जो मुग़ल थे उनके सक्सेसर गद्दियों पे बैठे, ध्यान हो आपको, नवाब जो बैठे थे अवध के, बनारस में, तो उन्होंने क्या किया, उन पीजेंट को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, उनको प्रोफेशनल सोल्जर की जैसे ट्रेनिंग देनी शुरू करी। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगेन्स टू रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर इट ओन आर्मी विच कम टू बी नोन एज सिपाही आर्मी फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर। और सेम यही पैटर्न जो मुग़ल का था वो किसने अपनाया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया, और उन्होंने भी क्या किया, जो पीजेंट थे अपनी आर्मी में उनको भर्ती करना शुरू किया और उनको क्या नाम दिया, सिपाही। एट वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820 द कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आर्म डिक्लाइन। अब जैसे जैसे वारफेयर मतलब युद्ध की टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ 1820 में, वैसे वैसे जो कैवलरी थी मतलब घुड़सवार वाली सेना थी उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई, वो धीरे धीरे कम होने लगी। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर वॉज आर्म्ड विद मस्कट एंड मैचलॉक। अब ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर थी जब वो बर्मा में, अफ़गानिस्तान में और इजिप्ट में उनके सोल्जर लड़ रहे थे, तो वो कैसे, किन से लड़ रहे थे, वो बंदूक और बंदूकों से, जो बंदूक थी, और मैचलॉक भी क्या होता है, एक तरीके की गन होती है जिसमें लॉक होता है और जिसको क्या करना पड़ता है, बत्ती लगाकर चालू करना पड़ता है, तो उनसे वो लड़ रहे थे। द सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्मी हैड अ की पेस विद changing military requirement and the infantry regiment now become more important। अब क्या हुआ, जो आर्मी थी कंपनी की वो बहुत चेंज के साथ गति दे रही थी, पेस मतलब गति, ठीक है, मोशंस, मिलिट्री की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उनको, और अब इन्फेंट्री जो थी उनके लिए रेजिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी। इन द अर्ली 18th century, the British begins to develop a uniform military culture। और 19th century के अर्ली में, स्टार्टिंग में ब्रिटिश ने क्या किया, आर्मी में यूनिफॉर्म कल्चर शुरू कर दिया, मतलब आर्मी के लिए यूनिफॉर्म बना दी। सोल्जर वर इंक्रीजली सब्जेक्टेड टू यूरोप स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेट देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। अब सोल्जर्स जो थे उनके लिए क्या हो गया, यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी जाने लगी, उनको ड्रिल कराया जाने लगा, और साथ साथ उनका डिसिप्लिन पे ज़्यादा जोर देने लगा, और इससे उनके जीवन जो था पहले से ज़्यादा कैसे हो गया, रेगुलेट हो गया, मतलब पहले से ज़्यादा वो डिसिप्लिन में आ गए। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड community feelings were ignored in building a force of professional soldier। लेकिन इसका एक क्या हुआ, एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई, क्योंकि जो सोल्जर जब बना, सोल्जर जिनको प्रोफेशनली सोल्जर लोगों को बनाया जा रहा था, अब वहाँ पर कास्ट और कम्युनिटी की फीलिंग्स को इग्नोर किया जाने लगा, इससे भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, क्योंकि जनरली लोग पहले क्या थे, कास्ट वाइज बहुत ज़्यादा जो थे सोल्जर की अपनी एक कास्ट वाइज रेजिमेंट बनती थी, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, और इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। तो दिस इज़ एंड ऑफ दिस चैप्टर।
स्टूडेंट हमने पढ़ा किस तरीके से एज ए ट्रेडर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और यहाँ पर उन्होंने अपनी टेरिटरी को स्थापित कर लिया, और उसमें क्या क्या किस वजह से ऐसा हो पाया वो सब हमने इस चैप्टर में देखा है। तो इस चैप्टर को एक बार रीड कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।